बीए द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र द्वितीय राजस्थान का इतिहास। आज का आपका विषय है राजपूत मुगल प्रतिरोध की नीति। राजपूत मुगल प्रतिरोध की नीति में पहले आप लोग एक संक्षिप्त विवरण पढ़ चुके हैं। इसमें आपको मेवाड़ के अंतर्गत बताया जाएगा। आप लोगों ने थोड़ा बहुत कहीं ये ज्ञात किया ही होगा कि मेवाड़ एक ऐसा राज्य रहा जिन्होंने 1614 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत या मुगल किसी की भी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने लंबे समय तक केंद्रीय सत्ता का प्रतिरोध किया था। यहाँ मेवाड़ के संदर्भ में आप लोगों को बताया जा रहा है। आप लोग कुंभा तक पढ़ चुके हैं। कुंभा से लेकर सांगा के मध्य तक मेवाड़ की राजनीति में क्या परिवर्तन आए। मेवाड़ का प्रारंभिक इतिहास। जब 1468 ईस्वी में, आप लोगों को ज्ञात है, 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक मेवाड़ की गद्दी पर महाराणा कुंभा ने शासन किया था। कुंभा की हत्या 1468 ईस्वी में उसके ज्येष्ठ पुत्र उदा ने कर दी। उदा के द्वारा पिता की हत्या करने का कारण था कि एक लंबे समय से कुंभा शासन पर बैठा हुआ था और उसे गद्दी को प्राप्त करने की लालसा थी और इसीलिए उदा ने कुंभा की हत्या कर दी। लेकिन मेवाड़ के स्वाभिमानी सरदार पितृहंता व्यक्ति को मेवाड़ का राजा मानने को तैयार नहीं थे। तो ऐसे में उन सरदारों ने कांगल चूड़ावत की अध्यक्षता में एक समिति बिठाई और कुंभा के छोटे पुत्र रायमल को मेवाड़ की गद्दी पर बिठाने का संकल्प कर उसे बुलाया। क्योंकि रायमल इस समय अपनी ससुराल ईडर में था, तो पिता की हत्या की सूचना और मेवाड़ के सरदारों का निमंत्रण पाकर वह मेवाड़ की ओर रवाना हुआ। जावर में उदा के कार्यों से असंतुष्ट कुछ मेवाड़ी सरदार भी अपनी सेना सहित रायमल से आ मिले। जब उदा को रायमल के आने की सूचना मिली तो उदा रायमल के विरुद्ध गया और उसने जावर और दाड़िमपुर में 2 युद्ध किए, लेकिन उदा पराजित हुआ। हरविलास सारदा का कहना है कि जब उदा को ये लगने लगा कि वो रायमल के समक्ष निर्बल हो रहा है, तो उसने अपने पक्ष को मजबूत दिखाने के लिए सिरोही के देवड़ाओं को आबू पर और मारवाड़ के जोधा को अजमेर पर अधिकार कर लेने दिया। यानी कि जब उन्होंने उन पर अधिकार किया तो उसके लिए उसने कोई कार्यवाही उनके विरुद्ध नहीं की। जब जोधा के पुत्र दूधा ने मेवाड़ के सांबर क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया तो भी उसका उदा ने प्रतिरोध नहीं किया। अपने लाभ के लिए जब मेवाड़ को उदा क्षति पहुंचाने लगा तो मेवाड़ में जो उदा के समर्थक अन्य सामंत थे वो भी उदा के विरोधी हो गए और उदा की स्थिति कमजोर हो गई। रायमल के विरुद्ध उदा ने थानगढ़ और चित्तौड़ के समीप भी युद्ध लड़े। उदा पराजित हुआ और पराजित होने के बाद कुंभलगढ़ चला गया। क्योंकि कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान के शक्तिशाली दुर्गों में आता है, अतः मेवाड़ी सामंतों ने 1473 ईस्वी में उसे धोखे से किले से बाहर निकाला और रायमल का किले पर अधिकार हो गया। कुंभलगढ़ से निष्कासित होने के बाद उदा अपने परिवार सहित मालवा के सुल्तान की शरण में चला गया और उसने रायमल के विरुद्ध सुल्तान गयासुद्दीन से सहायता मांगी। इधर रायमल ने 1473 ईस्वी तक लगभग संपूर्ण मेवाड़ जीत लिया और मेवाड़ का राजा बन गया। उधर उदा मालवा के सुल्तान के पास पहुंचा। सुल्तान ने से सहायता पाने के लिए उसने अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान के साथ करने का भी प्रस्ताव दिया, लेकिन पितृहंता उदय अचानक बिजली गिरने से मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन मालवा के सुल्तान को एक अवसर प्राप्त हो गया मेवाड़ पर आक्रमण करने का। तो मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन ने उदा के पुत्रों को राज्य दिलाने के बहाने चित्तौड़ पर 2 बार आक्रमण किया, लेकिन रायमल ने प्रबल प्रतिरोध किया और इसीलिए दोनों बार उसे असफल होकर लौटना पड़ा। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि 2 असफलताओं ने मेवाड़ के राज्य को सुरक्षित कर दिया।
जब उदा के पुत्रों को लगा कि मालवा असफल हो गया तो उदा के पुत्र सेंसमल और सूरजमल बीकानेर के राठौर राज्य की आश्रय में चले गए। अब बात करते हैं रायमल और उसके पुत्रों की। 1473 ईस्वी में जब रायमल मेवाड़ की गद्दी पर बैठा, 1473 से 1509 ईस्वी तक रायमल ने शासन किया है। सिंहासन पर बैठते ही उसे उदा के समय में उत्पन्न समस्याओं और अव्यवस्थाओं को दूर करने का प्रयत्न करना था और ऐसा उसने किया। हालांकि वो बहुत वीर और कूटनीतिज्ञ नहीं था। जो क्षेत्र पहले उसके अधिकार से निकल गए थे, जैसे आबू, तारागढ़, सांभर, उन क्षेत्रों पर वो पुनः अधिकार नहीं कर पाया। इधर मालवा के सुल्तान ने रणथंभौर, तोड़ा और बूंदी के प्रदेश भी उससे छीन लिए। तोड़ा पर मालवा का अधिकार हो गया। अब तोड़ा पर जब मालवा का अधिकार हो गया तो तोड़ा के राजा राव सुल्तान ने यह प्रतिज्ञा की कि जो व्यक्ति तोड़ा जीतकर उसे वापस करेगा, उसी के साथ वह अपनी रूपवती पुत्री तारा का विवाह करेगा। रायमल का जो दूसरा पुत्र था जयमल, वो तारा पर आसक्त हो गया और उसने उससे विवाह करने की जिद की। जब राव सुल्तान ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उसके साथ अशिष्ट व्यवहार किया, जिससे क्रुद्ध होकर राव सुल्तान ने जयमल को मौत के घाट उतार दिया और राणा को इसकी सूचना दे दी। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ये कहते हैं कि रायमल की मृत्यु सोलंकियों के विरुद्ध युद्ध करते में हुई थी। इसके कुछ समय बाद ही रायमल का ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज राव सुल्तान की प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए आया और उसने तोड़ा जीतकर राव सुल्तान को दे दिया और राव सुल्तान ने भी अपनी प्रतिज्ञा के अनुरूप पृथ्वीराज के साथ अपनी पुत्री तारा का विवाह कर दिया। तोड़ा को जब पृथ्वीराज ने जीता तो मालवा का सुल्तान क्रोधित हो गया और उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया और चाकसू, नरेना, सांभर, आमेर और अजमेर को जीत लिया। लेकिन जैसे ही मालवा का सुल्तान वापस लौटा, पृथ्वीराज ने इन सभी क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया। इधर मालवा में नया सुल्तान बना नासिरुद्दीन। नासिरुद्दीन ने 1503 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, किंतु वह असफल हुआ और वापस लौटना पड़ा। गोपीनाथ शर्मा इस अवसर पर कहते हैं कि रायमल ने उसे धन देकर लौटाया था। यद्यपि रायमल जीवन पर्यंत अपने शत्रुओं से संघर्ष करता रहा, लेकिन सैन्य क्षेत्र में उसे विशेष सफलता नहीं मिली, लेकिन फिर भी उसका शासनकाल निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं हम उत्तराधिकार संघर्ष की। रायमल के 11 रानियां थीं और उन 11 रानियों से 13 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। पुत्रों में पृथ्वीराज सबसे ज्येष्ठ था। जयमल और सांगा दूसरे और तीसरे नंबर के पुत्र थे। पृथ्वीराज और सांगा सगे भाई थे। रायमल अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी का कोई सुनिश्चित निर्णय नहीं कर पाया और इसी अनिर्णय के कारण उसके जो सगे संबंधी थे वो भी गद्दी के दावेदार के रूप में उठ खड़े हुए। उसके पुत्रों में भी आपसी वैमनस्य बढ़ गया। अब रायमल ने इस वैमनस्य को और बढ़ाया। रायमल ने कुंभलगढ़ के शासन का दायित्व अपने ज्येष्ठ पुत्र पृथ्वीराज को दे दिया। चूँकि पृथ्वीराज सबसे बड़ा था, इसीलिए उसकी दावेदारी भी अधिक थी। लेकिन सांगा जो तीसरे नंबर पर था वो भी सिंहासन पर बैठने का स्वप्न देखता था और ऐसे में इधर रायमल का चाचा सारंगदेव वो भी गद्दी के लिए दावेदारी कर रहा था। कुंभा के भाई खेमकरण का पुत्र था सूरजमल, वो भी गद्दी का दावेदार था और इन सभी के अनेक दल जो थे वो मेवाड़ में बन गए। पृथ्वीराज और जयमल का एक दल था तो सारंगदेव और सांगा दूसरे दल में थे। सूरजमल का अलग दल था। अब जब इनमें आपसी संघर्ष था तो कुछ अनुश्रुतियां या मेवाड़ की ख्यातों में हमें प्राप्त होती हैं। एक अनुश्रुति के अनुसार पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव के साथ अपना भविष्य जानने के लिए एक ज्योतिषी के यहाँ गए। ज्योतिषी ने सांगा का राजयोग प्रबल बताया। इस पर पृथ्वीराज ने आवेश में आकर राणा सांगा पर तलवार से वार कर दिया। सांगा की जान बच गई, लेकिन उसकी एक आंख चली गई। सारंगदेव ने तीनों भाइयों में समझौता करवाने का प्रयास किया और सही रूप से भविष्य जानने के लिए
भीमल गांव की चारण जाति की एक चमत्कारिन पुजारिन के पास गए। उस पुजारिन ने भी ज्योतिषी की बात का समर्थन किया और सांगा के राजा बनने की बात कही। यह सुनते ही पृथ्वीराज सांगा पर टूट पड़ा। ऐसे में सांगा को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। पहले वो सेवंतरी गांव के राठौड़ बीदा के यहाँ गया, लेकिन जयमल के साथ हुए युद्ध में राठौड़ बीदा मारा गया। अब ऐसे में सांगा गोड़वार के मार्ग से अजमेर पहुंचा और करमचंद पवार के यहाँ शरण ली। करमचंद पवार ने सांगा की स्थिति को देखते हुए अपनी पुत्री का विवाह सांगा के साथ कर दिया और यहाँ सांगा कुछ दिन अज्ञातवास में रहा। यहाँ इस टेबल के अंतर्गत आपको ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से उत्तराधिकार संघर्ष इनके मध्य चला था। अब बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा के रूप में। महाराणा सांगा ने 1509 से 1528 ईस्वी तक मेवाड़ के महाराणा के रूप में कार्य किया है। इससे पहले आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि जयमल तोड़ा के राजा राव सुल्तान के द्वारा मारा गया। इधर राव सुल्तान के द्वारा या अथवा सोलंकियों के विरुद्ध युद्ध करते हुए में मारा गया। इधर पृथ्वीराज की जो ससुराल थी वो सिरोही थी। जब वो सिरोही गया तो सिरोही में उसके बहनोई ने विषयुक्त लड्डू से खाने को दिए, जिसकी वजह से उसकी भी मृत्यु हो गई। अब ऐसे में सांगा की दावेदारी जो थी वो सुनिश्चित हो गई। रायमल का एक पुत्र राय सिंह अयोग्य था, मेवाड़ के सामंत उसके विरोधी थे। इधर सूरजमल को भी अब ये लगा, खेमकरण का पुत्र था सूरजमल, जब सूरजमल को ये लगा कि मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर पाएगा तो वो भी नए राज्य की स्थापना की खोज में कांठल की ओर चला गया और इस तरह सांगा के सभी विरोधियों का अंत हो गया। अब रायमल के समक्ष सांगा को उत्तराधिकारी घोषित करने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं था। ऐसी स्थिति में करमचंद ने रायमल को सूचना दी कि सांगा उसके पास है। रायमल ने सांगा को तुरंत चित्तौड़ बुलाकर उसे महाराज कुमार की उपाधि दे दी और जब 1509 ईस्वी में रायमल की मृत्यु हुई तो सांगा महाराणा संग्राम सिंह के नाम से मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। कहा जा सकता है कि उसका पौरुष, भाग्य और घटना चक्र, इन तीनों का संयोग सांगा को मिला और सांगा मेवाड़ का महाराणा बन गया। सांगा का मेवाड़ का महाराणा बनना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सांगा मेवाड़ का महाराणा तो बन गया, लेकिन उसके समक्ष कुछ कठिनाइयाँ थीं। जिस समय सांगा का राज्यारोहण हुआ, मेवाड़ आंतरिक कलह और बाह्य आक्रमणों का शिकार बना हुआ था। मेवाड़ के अनेक क्षेत्र उसके अधिकार से निकल चुके थे, जैसे सिरोही, तारागढ़, सांभर आदि। इसके साथ ही मेवाड़ के जो पड़ोसी थे, मालवा, गुजरात, वो भी मेवाड़ में हस्तक्षेप कर रहे थे। उनकी विस्तारवादी नीति की वजह से मेवाड़ के अनेक क्षेत्र उनके अधिकार में जा रहे थे। आमेर के कछवाहा, मारवाड़ और बीकानेर के राठौर, हाड़ौती के हाड़ा भी अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए मेवाड़ की ओर प्रयत्नशील थे। इधर दिल्ली में सिकंदर लोदी शासन कर रहा था और सिकंदर लोदी भी विस्तारवादी नीति का पालन कर रहा था, तो उसने धौलपुर, अवंतगढ़, नरवर, चंदेरी जीतकर अपनी सीमाओं का विस्तार कर लिया था। राजस्थान में भी उसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को अपनी अधीनता स्वीकार करने को विवश किया था। तो ऐसे में सिकंदर लोदी की तरफ से निश्चिंत होना भी सांगा के लिए आवश्यक था। मालवा और गुजरात, इनके साथ तो एक लंबे समय से युद्ध चल ही रहा था। इस तरह से मेवाड़ की जो स्थिति थी, महाराणा सांगा की जो स्थिति थी, इस समय में बहुत संकटग्रस्त थी। पड़ोसी राज्यों से, अपने ही राजपूती राज्यों के साथ और इसके अलावा अनेक अन्य शत्रु, दिल्ली, मालवा और गुजरात, इनके साथ संघर्ष अवश्यंभावी था। मेवाड़ के महाराणा के रूप में जब उसने गद्दी को संभाला तो सबसे पहले उसने अपनी आंतरिक कठिनाइयों को दूर किया, आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। मेवाड़ की सीमाओं की सुरक्षा की ओर उसने ध्यान दिया और उसने अपने आश्रयदाता करमचंद पवार को अजमेर,
पर्वतसर, मांडल, फूलिया, बनेड़ा आदि के परगने जागीर के रूप में दे दिए और इस तरह करमचंद पवार को उत्तर पूर्वी सीमा अपनी मेवाड़ की सौंप दी, जिससे कि लोधी के सुल्तानों के आक्रमण यदि होते हैं तो करमचंद पवार उनसे निपट ले। और इस तरह से दक्षिणी और पश्चिमी सीमाओं के लिए मारवाड़, सिरोही और बागड़ के शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध उसने स्थापित कर लिए और ईडर में अपने सहयोगी रायमल को सिंहासन पर बिठा दिया। अब चूंकि सांगा भी विस्तारवादी नीति को पालने वाला था, महत्वाकांक्षी था, इसलिए सांगा ने भी अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाना शुरू किया। उसने सबसे पहले मेवाड़ के वित्तीय साधनों को विकसित किया और वित्तीय साधनों को विकसित करने के पश्चात उसने अन्य राज्यों को जीतने की इच्छा की, जिससे कि उनसे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो जाए। गोपीनाथ शर्मा का कहना है कि राणा सांगा अपने पड़ोस के छोटे मोटे राज्यों को हड़पने की नीति का समर्थक नहीं था। वह इन राज्यों के आपसी झगड़ों में मध्यस्थता कर उन पर प्रभुत्व बनाए रखने की दिशा में सदैव जागरूक रहा। वह चाहता था कि पड़ोसी उसके आधिपत्य को स्वीकार कर सदैव उसकी आज्ञा मानने को तैयार रहें। इसके पश्चात सांगा ने अपनी साम्राज्यवादी नीति को शुरू किया और उसने सबसे पहले कार्य किया अजमेर और चाकसू की विजय। सैयद वंश इस समय में निर्बल था और सैयद वंश की निर्बलता का लाभ उठाकर ही मेवाड़ ने अजमेर पर अपना अधिकार किया था। लेकिन कुंभा के समय मालवा के सुल्तान ने कुछ समय के लिए अजमेर को छीना, लेकिन कुंभा ने फिर इस पर अधिकार कर लिया और उदा के समय इस पर दूधा राठौड़ ने अधिकार कर लिया। रायमल ने भी अजमेर को जीतने की कोशिश नहीं की, लेकिन सांगा ने राज्यारोहण के समय ही उसने तय कर लिया था कि अजमेर को जीतेगा और उसने अजमेर को जीतकर करमचंद पवार को उसे सौंप दिया और उसके पश्चात वो चाकसू की ओर बढ़ा। उसने चाकसू को भी जीत लिया। इस तरह से चाकसू और अजमेर की विजय सांगा की ये सिद्ध करती है कि राजस्थान पर लोधी सुल्तानों का नियंत्रण कमजोर हो गया था। इसके पश्चात सांगा ने ईडर के राज्य में हस्तक्षेप किया। ईडर में एक गृह युद्ध शुरू हुआ था, इसकी वजह से सांगा को यहाँ हस्तक्षेप करना पड़ा। ईडर का राजा भाड़ की जब मृत्यु हुई तो भाड़ की मृत्यु के बाद उसके दो पुत्र थे, सूरजमल और रायमल। सूरजमल ज्येष्ठ पुत्र था, वो ईडर का राजा बना, लेकिन 18 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। सूरजमल का पुत्र रायमल छोटा था, तो ऐसे में सूरजमल के भाई भीम को ईडर का राजा बना दिया गया। कुछ समय बाद भीम की भी मृत्यु हो गई, तो अब भीम का पुत्र भारमल ईडर का राजा बना, जबकि रायमल भी इस समय तक वयस्क हो गया था। अतः उसने भारमल के उत्तराधिकार को चुनौती दी। इस तरह से भारमल और रायमल इन दोनों में ईडर की गद्दी को लेकर युद्ध हो गया। रायमल ने सांगा के यहाँ शरण ली और उससे सहायता की याचना की। सांगा ने ईडर पर आक्रमण कर भारमल को उठाकर रायमल को ईडर की गद्दी पर बिठा दिया और मेवाड़ लौट आया। भारमल गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह के पास पहुंच गया। मुजफ्फर शाह मेवाड़ पर नियंत्रण रखना चाहता था, इसीलिए उसने ईडर पर आक्रमण करने के लिए अपने अहमदनगर के अमीर निज़ामुल मुल्क को भारमल की सहायता के लिए भेज दिया और निज़ामुल मुल्क ने भारमल को ईडर का राजा बना दिया। सांगा इस अवसर पर रायमल की सहायता नहीं कर पाया और रायमल भागकर पहाड़ों में चला गया और भारमल के विरुद्ध युद्ध करता रहा। यही मुख्य कारण भी बना जब गुजरात के साथ सांगा का युद्ध हुआ, तो यह भी एक प्रमुख कारण था। अब बात करते हैं महाराणा सांगा और मालवा की। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, आपको महाराणा सांगा के बारे में पढ़ते वक्त महाराणा सांगा के अन्य शक्तियों के साथ क्या संबंध रहे ये आपको पढ़ने हैं। इसके अंतर्गत महाराणा सांगा की साम्राज्य विस्तार की नीति, महाराणा सांगा और मालवा, महाराणा सांगा और गुजरात, महाराणा सांगा और दिल्ली सल्तनत और महाराणा सांगा और बाबर, ये प्रमुख बिंदु हैं। अब इसके अंतर्गत हम लेते हैं महाराणा सांगा और मालवा। सांगा के राज्यारोहण के समय महमूद खिलजी द्वितीय ने मेदिनी राय के सहयोग से मालवा के सुल्तान की गद्दी को प्राप्त किया था और मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
मेदिनी राय ने धीरे धीरे शासन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और महमूद खिलजी द्वितीय नाम मात्र का राजा रह गया। मालवा के जो अमीर थे वे अमीर एक हिंदू के बढ़ते हुए प्रभाव को सहन नहीं कर पाए और उन्होंने मेदिनी राय के विरुद्ध सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए। और कुछ अमीरों ने तो ये भी दर्शाया कि वो उनके प्राण जो हैं वो संकट में हैं और इसीलिए वो मालवा छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे में सुल्तान को भी मेदिनी राय के प्रति संदेह हो गया और मेदिनी राय के प्रभाव को कम करने के लिए वह गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर शाह की शरण में चला गया। मालवा से मेदिनी राय का प्रभाव खत्म करने और महमूद खिलजी द्वितीय को दोबारा शासक बनाने के लिए जनवरी 1518 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान ने अपनी सेना सहित मालवा पर आक्रमण किया। महमूद खिलजी और गुजरात यानी कि गुजरात और मालवा दोनों की संयुक्त सेनाएं इस समय में साथ थीं। मेदिनी राय मांडू में था। मेदिनी राय ने अपने पुत्र नत्थु को मांडू में नियुक्त किया और उसे यह आदेश दिया कि वह किसी भी तरह 1 माह तक शत्रु को रोके रखे, तब तक वह सांगा से सहायता लेकर आ जाएगा। और मेदिनी राय दुर्ग की रक्षा का दायित्व अपने पुत्र को सौंपकर राणा सांगा के पास सहायता मांगने आ गया। नत्थु ने गुजरात के राजा मुजफ्फर शाह को संधि का भ्रम देकर रोकना चाहा, लेकिन गुजरात का राजा उसके इस धोखे को पहचान गया और इसीलिए मुजफ्फर शाह ने मांडू पर आक्रमण कर दिया और नत्थु युद्ध में मारा गया और मांडू दुर्ग पर मुजफ्फर शाह का अधिकार हो गया। इस युद्ध में मेदिनी राय के अनेक परिवार के लोग और अनेक सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए और यही कारण था मेवाड़ और मालवा के संघर्ष का प्रमुख कारण भी बन गया। इनके अलावा भी अन्य कारण भी मालवा और मेवाड़ के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारण रहे। इनमें था महत्वाकांक्षा, धार्मिक कारण, मेदिनी राय की सहायता करना, मेदिनी राय के पुत्र नत्थु की हत्या और दोनों की विस्तारवादी नीति। दोनों ही महत्वाकांक्षी राजा थे। महमूद खिलजी द्वितीय भी मेवाड़ के कई क्षेत्रों पर अधिकार करना चाहता था। इससे पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि चाकसू, नरेना इत्यादि क्षेत्रों पर वह अधिकार कर चुका था, लेकिन सांगा ने उसके उन क्षेत्रों पर अनेक क्षेत्रों पर पुनः अधिकार कर लिया था और ऐसे में मालवा का सुल्तान अपने उन क्षेत्रों को पुनः वापस करना चाहता था। मालवा और मेवाड़ के शासकों की साम्राज्यवादी नीति दोनों पक्षों के मध्य शत्रुता का प्रमुख कारण थी। दोनों महत्वाकांक्षी थे, एक दूसरे के क्षेत्र में अपना विस्तार करना चाहते थे। मालवा मेवाड़ के क्षेत्रों को जीतकर उत्तर की ओर अपना विस्तार चाहता था, उधर सांगा भी मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करना चाहता था। मालवा का सुल्तान धार्मिक रूप से असहिष्णु था, वो मुस्लिम था और मेवाड़ का राजा हिंदू था। ऐसे में मालवा का सुल्तान अपने राज्य में रहने वाली हिंदू प्रजा पर धार्मिक अत्याचार करता था, जबकि सांगा अपने आप को हिंदू धर्म और संस्कृति का रक्षक और पोषक मानता था। मालवा और मेवाड़ में परंपरागत शत्रुता थी। 1401 ईस्वी से ही उदय सिंह के समय ही मालवा और मेवाड़ के मध्य से संघर्ष चला आ रहा था। और ऐसे में ये कहना कि एक लंबे समय से जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तो लगातार यही पढ़ते आते हैं कि मेवाड़ और मालवा में संघर्ष रहा, तो जब से मालवा की स्थापना हुई तब से ही यह संघर्ष चला आ रहा था। इधर सांगा ने जब मेदिनी राय को सहायता दी तो वह सहायता भी महमूद खिलजी को पसंद नहीं आई और इसीलिए महमूद खिलजी ने इसे पसंद नहीं किया। तात्कालिक कारण था मेदिनी राय के पुत्र और संबंधियों की जब हत्या हुई तो उसकी हत्या को सांगा ने भी गलत माना और इसीलिए उसने मालवा पर आक्रमण किया। अब है संघर्ष का प्रारंभ। मेदिनी राय की सहायता के अनुरोध पर सांगा मालवा की ओर रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में ही उसे मांडू दुर्ग के पतन की सूचना मिल गई। तो ऐसे में फारसी तवारीख तो ये कहते हैं कि मांडू के पतन की सूचना पाकर सांगा उज्जैन से ही वापस लौट गया, लेकिन ये माना जाता है कि सांगा ने मालवा और गुजरात की संयुक्त सेनाओं का सामना करने की अपेक्षा गागरोन की ओर बढ़ा और गागरोन के दुर्ग को जीतकर उसे मेदिनी राय को सौंप दिया और लौट आया। इधर गुजरात के सुल्तान की सहायता के बाद भी महमूद खिलजी द्वितीय मेदिनी राय के भय से मुक्त नहीं था।
उसे ये संदेह था कि मेदिनी राय अपने परिवार की, अपने पुत्र की हत्या का बदला जरूर लेगा। अतः सांगा के लौटते ही उसने गागरोन पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की सूचना मिलते ही मेदिनी राय ने सांगा से सहायता मांगी और सांगा अपनी सेना सहित गागरोन की ओर रवाना हो गया। सांगा के आगमन की सूचना जब महमूद खिलजी को द्वितीय को मिली तो उसने गागरोन का घेरा तो उठाया और सांगा के विरुद्ध चल दिया। दोनों पक्षों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और ये कहा जाता है कि महमूद खिलजी द्वितीय युद्ध में घायल होकर घोड़े से गिर गया और राजपूतों ने बंदी बना लिया। सांगा ने अपनी विजय के प्रतीक के रूप में महमूद का रत्न जड़ित ताज और कमरबंद छीन लिए, किंतु सांगा ने महमूद के साथ उदारता का व्यवहार किया और उसके घावों का उपचार करवाया और इसके बाद हाड़ौती और रणथंभौर के समीप उत्तर पूर्वी मालवा के कुछ प्रदेशों को जीतकर सांगा महमूद खिलजी को लेकर चित्तौड़ लौट आया और महमूद खिलजी को 6 महीने तक चित्तौड़ में बंदी बनाकर रखा और उसके पूर्ण रूप से स्वस्थ होने पर उदारता का परिचय देते हुए उसे ससम्मान मालवा भिजवा दिया और उसका राज्य भी उसे लौटा दिया। इस समय मालवा के सुल्तान ने भी मेवाड़ से मित्रवत व्यवहार करने का वचन दिया और अपने एक पुत्र को जमानत के रूप में मेवाड़ में छोड़ दिया। अनेक लोग ये भी कहते हैं इस समय में कि सांगा ने महमूद खिलजी को बंदी नहीं बनाया था और अनेक लोग ये कहते हैं कि सांगा ने महमूद खिलजी को बंदी बनाकर मुक्त कर दिया। कई लोग उसकी सांगा के इस कार्य की आलोचना भी करते हैं कि सांगा ने गलत कार्य किया और इसीलिए महमूद खिलजी ने आगे चलकर फिर विश्वासघात किया और गुजरात के साथ मिल गया। लेकिन ये माना जाता है कि सांगा ने दूरदर्शी नीति अपनाई। सांगा जानता था कि दूरदर्शी मांडू पर अधिकार करना उसके लिए बहुत संभव नहीं है। ऐसे में मालवा को मित्र बना लेने से गुजरात की स्थिति कमज़ोर हो जाएगी और इसीलिए सांगा ने मालवा को मित्र बनाने का प्रयत्न किया। धन्यवाद। आगे के बारे में आपको दूसरे वीडियो में बताया जाएगा।